चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं नीति आयोग का जो एसडीजी से रिलेटेड नीति इंडेक्स है ना, इसके बारे में देखेंगे। नीति इंडेक्स क्या होता है, कब से इसकी शुरुआत की गई, कौन कौन से पैरामीटर इसमें इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या होता है, तो शुरुआत हम करेंगे योजना आयोग से। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव लाया, उसको पारित किया, इसके बाद इसका गठन किया गया था। फिर बाद में कुछ कमियां इसमें नज़र आईं, जिसके चलते चलते 15 अगस्त 2014 को सरकार ने ये घोषणा करी कि हम योजना आयोग को समाप्त करेंगे और नीति आयोग को लेके आएंगे। ठीक है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे उस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इसके पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब आते हैं हम नीति आयोग में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने देश के नाम जब वो संबोधन कर रहे थे, तो योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाएंगे, उन्होंने कहा था। 1 जनवरी 2015 को क्या होता है, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव, जिसके तहत नई संस्था क्या थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हम लाएंगे, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने पारित किया। इसके बाद यह संस्था अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता रहा। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है इसमें, और एक प्रकार से ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, मतलब सलाह देने का काम करता है कि आपको कैसी नीति बनाना है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार को किस प्रकार के काम करना चाहिए, कैसी नीति होगी। केंद्र के साथ साथ में ये राज्य सरकारों को भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका अदा करता है। ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर ये सलाह देगा, और इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं वो उनका फ्यूचर में क्या स्वरूप होगा, इस संबंध में भी सरकार को ये सलाह देने का काम करता है। एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं थिंक टैंक है, सलाह देने वाली एक संस्था है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इनके अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष का पद होता है, और फिर पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित, फिर है गवर्निंग काउंसिल, और फिर होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इतनी सारी पोस्टें इसमें होती हैं। थोड़ी सी जानकारी है नीति इंडेक्स के बारे में। ठीक है। इसको नीति आयोग की तरफ से लाया गया। तो नीति आयोग की जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इसमें सोशल, इकोनॉमिक और जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कौन सा राज्य किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन पिछड़ गया है, इसके आधार पर ही उनको रैंकिंग दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और ये देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ठीक है, जो प्रगति हो रही है उसकी निगरानी के लिए एक प्रकार से साधन बन गया है। पहला संस्करण इसका 2018-19 जब लाया गया था, तो इसमें 13 ध्येय, 39 टारगेट और 62 इसके संकेतक थे, इंडिकेटर थे, इतने को उसमें शामिल किया गया था। लेकिन अभी यदि वर्तमान वाले की हम बात करें तो इसमें 17 ध्येय हैं, 70 टारगेट और 115 संकेतकों को इसमें यूज़ में किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी की दिशा में राज्यों की प्रगति संबंधी नीति आयोग की इस साल जो रिपोर्ट आई है, इसमें केरल ने टॉप किया है, वहीं बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। पिछली बार भी उसकी रैंकिंग ठीक ठाक रही थी केरल की, पिछले साल भी टॉप में था, इस साल भी टॉप ही किया है। ठीक है। अब यदि हम बात करें केरल को कितने नंबर मिले, 75 अंक मिले हैं, और ये टॉप में रहा है, जबकि 74 नंबर मिले हैं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को, तो ये दोनों स्टेट सेकंड में आए हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें, बिहार, झारखंड और असम इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं। अब इसमें हमने देखी ना कि केरल को 75 नंबर मिले हैं, तो इसी प्रकार से 0 से लेकर के 100 नंबर स्टेट को प्रदान किए जाते हैं। 0 का मतलब ये है यदि किसी स्टेट को मिल गया एकदम वो उस क्षेत्र में बिल्कुल बॉटम स्थान पर है, और यदि किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को 100 नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि 2030 के लिए जो हमने टारगेट निर्धारित कर लिए हैं वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो इस बार केरल को मिले हैं 75 अंक और इसी ने टॉप किया है। ठीक है, अब जो इसमें निर्धारित किए गए थे 16 सस्टेनेबल गोल्स, उसी पर आधारित ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब अलग अलग सेक्टर हैं और अलग अलग स्टेट हैं, किसने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो यदि पावर्टी के क्षेत्र में हम बात करें, गरीबी के क्षेत्र में, नो पावर्टी, तो इसमें है तमिलनाडु ने टॉप किया है। जीरो हंगर के एरिया में केरला ने, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के मामले में गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में केरला है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ है जेंडर इक्वालिटी के मामले में, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन के मामले में गोवा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात, रिड्यूस इनइक्वालिटी इसमें मेघालय है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पंजाब, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन त्रिपुरा, क्लाइमेट एक्शन के मामले में उड़ीसा, लाइफ बिलो वाटर इसमें भी उड़ीसा, लाइफ ऑन लैंड अरुणाचल प्रदेश, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के मामले में उत्तराखंड सबसे आगे रहा है। अब इसमें कुछ कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली है, मेजर डिक्लाइन देखने को मिली है, जैसे कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब कुल मिला के 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हमको ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक बात यहाँ हमारे माइंड में करने वाली है ये कि मार्च के महीने में यूएन ने एक बात कही थी, कोविड-19 का कैसा इम्पैक्ट रहा है इनइक्वालिटी के क्षेत्र में, जैसे कि गरीबी बहुत ज़्यादा, और गरीबी तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ में अमीरों की आय कैसी दुगनी तिगनी बढ़ रही थी, कईयों गुना बढ़ रही थी। तो इसी में कहा था यूएन ने कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही कोविड-19 के कारण। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है राजद्रोह के कानून से लेकर के। तो हमारे देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा 124A है, इसके तहत बताया गया है कि आखिर इसमें अपराध कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन कहता है यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या फिर कोई संकेत करता है या फिर अन्य माध्यम से सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना या फिर असंतोष को भड़काने लग जाए तो इसको हम कहेंगे राजद्रोह है। देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना या संविधान को नीचा दिखाना, ये भी राजद्रोह का ही केस कहलाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी जमानत होती ही कि नहीं होती है, तो ये गैर जमानती है, इसमें उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बात यह है यदि कोई व्यक्ति आपराधिक बल, हथियार या अन्य साधनों से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, इसका षड्यंत्र रचे, तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे में आईपीसी की जो सेक्शन 124 और 121 और 121A के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। इस मामले में उम्र कैद से लेकर के फांसी तक हो सकती है। यदि हम भारत में बात करें ये कब लाया गया, तो ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। ठीक है, इंडियन फ्रीडम फाइटर की आवाज़ को दबाने के लिए। तो राजद्रोह कानून को 1860 में बनाया गया, 1870 में इसे आईपीसी के 6ठे अध्याय में इसको शामिल कर लिया गया था। इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और आज़ादी के बाद इसे भारतीय संविधान ने जैसे का तैसे अपना लिया था। इसका पहला मामला 1891 में एक अखबार निकालने के
लिए जोगेंद्र चंद बोस पर दर्ज किया गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ठीक है, इन सभी को इस कानून के अंतर्गत दोषी बनाया गया था। तो आज की जो न्यूज़ आई है, कल हमने विनोद दुआ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखे थे ना, तो विनोद दुआ के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने देशद्रोह का कानून उनके ऊपर लगाया था, देशद्रोह का केस उनके ऊपर किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करे थे उस पत्रकार ने, तो इसके चलते चलते उनके ऊपर ये मुकदमा दायर किया गया था। तो मुकदमा दायर किया गया, इसके बाद फिर पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, उसी की सुनवाई कल हुई थी। तो उन्होंने उनको राहत दे दी है कि यदि उन्होंने सरकार की आलोचना की है तो ये कोई देशद्रोह का कानून नहीं है, देशद्रोह का केस नहीं है। ठीक है, उन्होंने उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ वाले केस की बात। ठीक है, केदारनाथ का जो जजमेंट आया था उसमें केदारनाथ सिंह बनाम बिहार स्टेट, तो 20 जनवरी 1962 को सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संविधान सम्मत तो बताया था, लेकिन शब्द या फिर भाषण को तभी राजद्रोह हम कह सकते हैं जब भीड़ उकसने लगे, भीड़ भड़क जाए और हिंसा पर उतर आए, तभी हम कहेंगे कि ये देशद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया था कि नागरिकों को सरकार के बारे में अपनी पसंद के अनुसार बोलने लिखने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद 1995 में भी एक वर्डिक्ट आया था बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि दो लोग यूं ही नारे लगा देते हैं तो राजद्रोह का मामला नहीं बन जाता है। और कुछ दिन पहले भी हमने न्यूज़ में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि अब सेडिशन के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और वो प्रूव भी नहीं हो पाते हैं, खाली लोगों को कानूनी कार्रवाई से गुजारा जाता है। ठीक है, ताकि उनको परेशान किया जा सके। इसी के चलते चलते कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा था सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती है कि राष्ट्रद्रोह या फिर सेडिशन का जो केस है इसको हम फिर से थोड़ा डिफ़ाइन करें, परिभाषित करें, क्लियर कर दें कि कौन सी चीज़ इसमें आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ज़बरदस्ती किसी को परेशान क्यों करना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है पत्रकार लोगों को सेडिशन चार्ज से बचाना थोड़ा ज़रूरी है, इसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और इनको प्रोटेक्शन देता है केदारनाथ वाला वर्डिक्ट। इसके बाद कुछ और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, अब वो बात बीत गई जिसमें क्रिटिज़म यदि आप करते थे, केवल यदि आलोचना कर देते थे सरकार की, तो वो सफिशेंट हो जाता है सेडिशन को कंस्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यदि हम अधिकार देते हैं कि वो हॉनेस्टली, पूरी तरीके से हॉनेस्टली और रीजनेबल यदि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, तो इससे तो जो हमारी कम्युनिटी है वो स्ट्रेंथ पाती है, और नहीं तो कम्युनिटी भी हमारी कमज़ोर हो जाएगी, डर डर के जिएगी। इसके बाद वाली न्यूज़ है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी को लेकर के। ठीक है, सरकार का ऐसा कहना है कि ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट को व्हाट्सएप अपना रही है। अब ट्रिक कैसा? एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ने नया रूल ला दी है, आईटी रूल। दूसरी तरफ व्हाट्सएप क्या कर रही है, अपने यूज़र्स को अपनी पॉलिसी के लिए एक्सेप्ट करवा रही है कि आप हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अब सरकार का जो नया आईटी रूल है अभी लागू नहीं हुआ है व्हाट्सएप पर। इसके पहले ही व्हाट्सएप चाह रही है कि वो यूज़र्स को अपनी प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करा ले, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। ठीक है, अब मेन बात यही है कि व्हाट्सएप ने मना क्यों करा था, व्हाट्सएप कोर्ट गई क्यों। ठीक है, व्हाट्सएप गई, वो भी उनका कहना भी सही है कि देखो, हमारे प्लेटफार्म पर जो भी चैटिंग होती है, दो व्यक्ति आपस में जो चैट कर रहे हैं, ठीक है, जब एक व्यक्ति यहाँ से टाइप कर रहा है, इसके बाद जैसे ही टाइप करके ये सेंड का बटन दबाएगा, ये जो
मैसेज है पूरा एक कोड के रूप में चला जाएगा, कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये रिसीवर के पास पहुंचता है तो फिर से इसकी डिकोडिंग हो जाती है और ये फिर से टेक्स्ट के रूप में उसको दिखाई देता है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इसके मैसेज को ना तो व्हाट्सएप देख सकती है ना ही कोई और देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोड में रहता है, कोडिंग में रहता है। इसको कहते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो व्हाट्सएप को यही एक दिक्कत है। व्हाट्सएप वैसे हम लोगों की बात ही सामने रख रही है कि देखो यदि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ते हैं तो इससे लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। तो दिक्कत यहाँ यही हो जाती है कि सरकार कह रही हमें आप मैसेज का फर्स्ट ओरिजिन बताइए कि आखिर इसको सबसे पहले मैसेज किसने सेंड किया था, ठीक है। सरकार के पास भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, इसका सही और गलत दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आपको हमें कह रही है कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताओ व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप कैसे करके बताएगी? आपकी जो चैट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। अब व्हाट्सएप को ये तो नहीं पता है कि कौन से यूज़र के द्वारा ये चैट की गई है, बहुत सारे यूज़र हैं यहाँ पर, तो सबका फिर उसको खोल खोल के देखना पड़ेगा ना, ब्रेक करके देखना पड़ेगा। एक अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, अलग इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी और केवल इंडिया के लिए उसको चेंज करना पड़ेगा। दिक्कत ये हो गई है। और सबसे बड़ी बात हो जाती फिर प्राइवेसी की, ठीक है। हमारा डाटा पता चला सरकार ने ली और फिर वो डाटा सरकार के पास सेफ है या नहीं है, कोई साइबर क्राइम ना हो जाए, कई प्रकार के क्राइम हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपको फिर से मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मनरेगा स्कीम चर्चा में थी, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें जो पैसा दिया जा रहा है ना, इसको कास्ट वाइज डिवाइड किया जाएगा। एससी को, एसटी को कितना कितना एलोकेशन करना है, इस हिसाब से हम पैसा बांटेंगे, ऐसा सरकार कह रही थी। लेकिन कई सारे लोगों का ऐसा मानना था, इससे पहली बात तो ये है पेमेंट का जो सिस्टम है उसमें झंझट आ जाएगी, और दूसरी बात ये है कि इससे सरकार जो पैसा एलोकेट कर रही है ना, उसमें कमी आने वाली है, ऐसा लोगों का मानना था। आज की न्यूज़ देखेंगे, लेकिन आज फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं मनरेगा के बारे में। सबसे पहले इसको नरेगा कहते थे। नरेगा मतलब, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सबसे पहले इसको यही बोला जाता था। इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की 2 फरवरी 2006 को आंध्रा के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव में, ठीक है। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसको कर दिया गया। इसके नीति निर्माता कौन रहे? जॉन द्रेंज, मतलब बेल्जियम के अर्थशास्त्री। इसको क्रियान्वयन कौन करता है? इसको क्रियान्वयन करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। शुरू में ये योजना 27 राज्य 200 जिलों में लागू करी गई, और ये भी ऐसे सिलेक्ट किए गए थे जो कि सबसे पिछड़े हुए ज़िले थे। फिर 2008 से 614 जिलों में लागू कर दी गई। तो इसमें 2 स्कीम को मर्ज किया गया था। कौन कौन सी स्कीम थी? ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, दोनों को मिला दिया गया। पैसे की यदि हम बात करें तो 90 और 10 के अनुपात में पैसे का बंटवारा होगा। इसमें कौन कितना पैसा लगाएगा? जैसे केंद्र सरकार 90 के अनुपात में और 10 के अनुपात में लगाएगी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या क्या प्रावधान है इसमें? प्रत्येक परिवार को 1 साल में 100 दिन का काम आपको देना पड़ेगा, जो मेहनत वाला जो काम होता है ना, ठीक है, जिसको अकुशल श्रम बोलते हैं, जिसमें भागीदारी महिलाओं की भी आपको रखना रहेगा, जैसे 33% रखना है आपको। यदि आप 15 दिन तक काम उपलब्ध नहीं कराते हो तो आपको बेरोजगारी का भत्ता देना होगा। इस योजना के अंतर्गत काम करने का जो घंटे हैं वो 7 घंटे निर्धारित करे गए हैं, और आपको सप्ताह में 6 दिन ही काम करना है। यदि काम करने के स्थल में आपकी मृत्यु हो जाती है, स्थायी अपंगता आ जाती है, तो 25,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी। और दूसरी बात यह है डिस्टेंस, यदि आपका घर है और घर से 5 किलोमीटर से यदि अधिक दूरी आप जा रहे हो तो 10% आपको अतिरिक्त मजदूरी मिलने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, ठीक है। सरकार ये बताना चाह रही है कि हम एससी और एसटी के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसी के चलते चलते सरकार ने ऐसा प्रावधान किया था कि
एसटी और एससी में आप जो वेज दे रहे हो ना उसको डिवाइड करिए, स्टेट को ऐसा सरकार ने कहा था। ठीक है, अब सरकार ने ये भी कह रही है कि ये जो सलाह है ये हमें दी गई है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, और दूसरी बात ये है, यदि आप सोच रहे हो कि इससे पेमेंट सिस्टम में जटिलता आ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है यार। यदि आप सारी चीज़ें सही सही करते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि एससी एसटी को कितना इसमें पैसा एलोकेट हो रहा है वो वेबसाइट से हम पता ना लगा सकें, लेकिन फिर भी हम बात क्लियरली जानना चाहते हैं कि आखिर हम एससी को कितना कर रहे हैं, एसटी के लिए कितना कर रहे हैं और अदर लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीबीएसई से रिलेटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो, नेम चेंज करना ना अपने सर्टिफिकेट में, अपनी मार्कशीट में, ये भी हमारा एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पार्ट ही है, इसलिए आप मना नहीं कर सकते। आपका ये कहना है कि इससे जो हमारा कागजी कार्रवाई है वो बढ़ जाएगी, प्रशासनिक दक्षता हमारी कम होगी। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन आप छात्र के अधिकार को भूल जा रहे हो कि छात्र को अपना फ्यूचर भी बनाना है, उसे बाद में वेरिफिकेशन में तकलीफ़ नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए यदि वो नेम चेंज करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। ठीक है, आप ये ऐसा करके बात को टाल नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है राइट टू बी फॉरगटन, ये एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्लेख किया। यदि किसी लड़की का सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, ठीक है, अब मीडिया में उसकी पहचान को गुप्त रखी जाती है और भी अदर जगह गुप्त रखी जाती है और वो अपना नाम को चेंज करना चाहती है, तो ये तो उसके लिए एक सही डिमांड है ना कि वो मार्कशीट में भी अपना नाम चेंज कर ले। तो इस प्रकार से हमें सबके बारे में सोचना होगा और सीबीएसई को ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो है डॉक्यूमेंट्स में नाम किसी को चेंज नहीं करने देंगे या इसका मिसयूज़ हो जाएगा, या फिर उनकी जो सोशल में रियल जो पहचान है वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ और रहेगी। तो ऐसा ये आंसर देना सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है ब्लैक कार्बन से रिलेटेड। तो ब्लैक कार्बन के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। ब्लैक कार्बन जीवाश्म और अन्य जैव ईंधनों के पूरी तरह ना जलने, ऑटोमोबाइल, कोयला आधारित जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, यहाँ से निकलने वाला एक पीएम होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, और ये एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो उत्सर्जन के बाद कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक हमारे वायुमंडल में मौजूद रहता है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है यदि हम स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना लेते हैं ब्लैक कार्बन को कटिंग करने के लिए, कि हम तेज़ी के साथ में इसको कट करेंगे, तो ग्लेशियर जो कि मेल्ट हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी में बात सामने आई है। और ठीक है, रीजनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं इससे रिलेटेड ब्लैक कार्बन, और तो हम ग्लेशियर की मेल्टिंग को रोक सकते हैं।